भैया सेक्शन 13 एंड 14 दोनों। सेक्शन 13 में हमने देखा था कि जो इंटरवाइवोस ट्रांसफर है, इंटरवाइवोस ट्रांसफर का एक्सेप्शन क्या होता है। इंटरवाइवोस ट्रांसफर का एक्सेप्शन देख लिया कि आपने सेक्शन 13 में जाकर के कि जब किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में कोई ट्रांसफर किया जा रहा है। उसी के साथ हमने देखा रूल अगेंस्ट परपिचुटी। परपिचुटी में आपने कह दिया कि आप जो है कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जो जिससे कि प्रॉपर्टी को टाइड किया जाए, टाइड अप किया जा सके। टाइड अप इन द सेंस कि एक जगह बांधा जा सके। उसमें कहा गया कि ऐसी कोई व्यवस्था आप नहीं करेंगे। पता लगा आप अपनी ही संपत्ति को आपके बाद आपके बच्चों के पास, उनके बाद उनके बच्चों के पास चली जाए, उनके बाद उनके बच्चों के, यानी कि एक ही परिवार तक सीमित रह जाए। ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वो जाती रहे, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप टीपी एक्ट के माध्यम से देखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है, सेक्शन 14 आपको मना कर देता है। अब जब सेक्शन 17 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 17 सीधे सीधे से कहता है कि वट एवर यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। जिस काम को करने के लिए आप सीधे सीधे से मना किया गया है, उस काम को आप घुमा के भी नहीं कर सकते। अब घुमा के इन द सेंस क्या है कि सेक्शन 17 कहता है कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, यानी कि अब जो प्रॉपर्टी से इनकम अराइज होती है, अब उसके एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं। यानी कि ऐसी कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई कंडीशन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ नहीं लगाई जाएगी जिससे उसकी उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको इकट्ठा किया जा सके। उसके लिए कुछ पीरियड तो दिया हुआ, टाइम फिक्स है, फिक्स पीरियड है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक तो आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अगर एक्सीड करती है तो ऐसी जो डायरेक्शन है वो उस स्थिति में वॉइड समझी जाएगी, यानी कि वो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहां पर जो दिया हुआ भैया ये कहते हैं कि वेयर द टर्म्स ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट, जब प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके द्वारा डायरेक्शन ये दी गई है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम अराइज होती है, शैल बी एक्यूमुलेटेड, यानी कि संचयन, उस संपत्ति से पैदा होने वाली जो इनकम होगी, आय होने वाली, उसको संचित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, आइदर होली या तो पूरे तरीके से, और इन पार्ट ड्यूरिंग ए पीरियड लॉन्गर देन। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग ए पार्ट पीरियड लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, यानी कि जो ट्रांसफरर है उसकी लाइफ तक इकट्ठा किया जा सकता है। या ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उससे 18 वर्ष तक, दो पीरियड दिए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। सच डायरेक्शन शेल सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड बी वॉइड, ये कह दिया कि अगर इससे ज्यादा की कोई डायरेक्शन है तो उस स्थिति में बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूमुलेशन इज डायरेक्टेड एक्सीड्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी के इनकम की हम बात करते हैं वो एक्सीड करती है उस पीरियड से जो आपका ऊपर दिया हुआ है, एक्सीड्स द लॉन्गर ऑफ द एफोर्सेड पीरियड्स, ऊपर वाले जो दोनों पीरियड है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों में से अगर वो ज्यादा होती है डायरेक्शन तो उस स्थिति में वो डायरेक्शन void होगी, exceeds the longer of the aforesaid period and at the end of such last mentioned period the property of the income thereof shall be disposed of, यानी कि जैसे वो लास्ट मेंशन पीरियड या जो लॉन्गर पीरियड है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी इसी तरीके से डिस्पोज होगी जैसे उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं थी और या वो डायरेक्शन समाप्त हो चुकी है, ऑफ एज if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed, यानी कि या तो कोई डायरेक्शन थी नहीं, केवल इतने समय तक की थी, और मान लीजिए उस पीरियड से ज्यादा की डायरेक्शन लगाई भी गई है तो इन दोनों में से जो ये कोई सा भी जो ज्यादा वाला पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद वो डायरेक्शन एलेप्स्ड कर जाएगी, सीज्ड कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिए हुए हैं, तीन परिस्थितियां दी हुई हैं। उन तीन परिस्थितियों में जो पीरियड है प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन, जो इंटरेस्ट को सॉरी इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा, तीन कंडीशन में वो ज्यादा समय तक के लिए भी इकट्ठी की जा सकती है। अब तीन समय कौन कौन से हैं, या तो भैया पेमेंट ऑफ डेप्ट की हम जब करते हैं
प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेप्ट लिया हुआ है, मोर्गेज लिया हुआ है, तो जब तक वो क्या नाम है डेप्ट है, डेप्ट की रिकवरी होती है। फिर आपने प्रॉपर्टी मोर्गेज की, मोर्गेज करने के बाद आपने लोन लिया, और लोन लेने के बाद जो प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है उसी से जो मोर्गेज डेप्ट है वो टाइम टू टाइम जा रहा है। जैसे ही वो डेप्ट पूरा होगा, वो पीरियड उस समय की स्थिति में ज्यादा हो सकता है। या अगर प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन किसी जो ना अपने प्रॉपर ट्रांसफरर ने अपने बच्चे के लिए कोई रिपोर्टर इश्यू के लिए प्रिजर्व करके रख लिया, तब वो ज्यादा हो सकती है। या प्रॉपर्टी के खुद के मेंटेनेंस के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर्टी को इनकम को उसमें लगाया जाना है, तब वो स्थिति हो सकती है। देख लीजिएगा भैया ये क्या कहता है। दिस सेक्शन shall not affect any direction for accumulation for the purpose of the payment of debts of the transferor or any other person taking any interest in the transferer। और दूसरा कहता है कि पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यू ऑफ द ट्रांसफरर, यानी कि कोई प्रोविजन जो पोर्शन उसमें लगाया बना दिया गया है, रखा गया है बच्चे के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, या कोई रिमोटर इशू है उस ट्रांसफरर का, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके खर्चे के लिए, और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, उस ट्रांसफर में जो क्या नाम किसी व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन यही, द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। उस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसके प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए कि जो इनकम आएगी निकल करके, उसी से ये भैया जो संपत्ति है इसी की देखभाल होती रहेगी, जो क्या नाम है टूट फूट मरम्मत है सारी इसी से होती रहेगी। वो डायरेक्शन आप लगा सकते हैं। अधिकतर ट्रस्ट वाले मामलों में जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर की जाती है, तो वहां पे भी ये डायरेक्शन साथ में लगा देता है कि जो भी इनकम आएगी निकल के, वो इनकम इस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में यूज की जाएगी। इसके बाद जब आप, अब भैया ये बताओ, ये जो पीरियड दिया हुआ है तो इसमें द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो कुछ मुझे बताएंगे कि भैया कुछ इसमें जो है किसी एग्जांपल से समझा सकते हो आप मुझे इस बात को कि जो टाइम है वो कितना होगा। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। देखो क्वेश्चन ये कि आपने अभी ये बताया कि किसी भी संपत्ति को जब जो इनकम है उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा, वो एक्यूमुलेशन का जो टाइम पीरियड है या तो लाइफ टाइम या ट्रांसफरर का लाइफ टाइम हो सकता है, या 18 वर्ष हो सकता है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किसी उदाहरण के माध्यम से आप मुझे इस सत्र को समझा दीजिएगा, जो टाइम पीरियड है कितना होगा, कैसे होगा। सर सर ये तो सीधा ही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल तो क्या ही दूं। ऐसे नहीं होता। सब मुझे नहीं आ रहा कुछ एग्जाम्पल समझ। तो फिर सत्र कैसे समझ में आ रहा है। नहीं सर वो तो लिखा ही हुआ है ना कि उसके जिसने ट्रांसफर किए उसके जीवन काल तक, या फिर हाँ जब वो मरने से पहले करके गया होगा तो 18 साल तक, हाँ। तो उसमें से जो भी ज्यादा है तब तक रहेगी ये प्रॉपर्टी। प्रिया आप दोगे कोई एग्जांपल। हाँ जी सर। बताइए। सर फॉर एग्जांपल मैंने 2020 में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, हम्म, और उसको ट्रांसफर करने के बाद मेरी 3 साल बाद मृत्यु हो गई है। हम्म। तो इसमें से दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, इसके लिए ऐसे तो करेंगे ना कि 3 साल बाद ट्रांसफर नहीं होगी, 2020 से जब 18 साल हो जाएंगे मैं तब ये कह होगा। रहा हूँ मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में मैंने कहा कि भैया जो है अब 2020 में आज कर रहा हूँ और 2050 तक प्रॉपर्टी की जो इनकम है एक्यूमुलेट की जाएगी। अब बताइएगा जरा। सर इसमें तो कोई बात नहीं, रुक जाइए। अंजलि बेटा आप बताएंगे। सर जैसे कि अगर 2050 तक की कंडीशन लगाई गई है एंड अगर डेथ हो गई जैसे 3 साल बाद, और हम्म। तो 3 साल से बड़ा 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे
तब तक वो वैलिड रहेगी। अगर ये 3 और उसके बाद जो है वो वॉइड हो जाएगी कंडीशन। बिल्कुल तो ठीक है। वो 2050 तक नहीं चलेगा। जब वो देखा जाएगा कौन-सा बड़ा है। अब 3 साल बाद ही मृत्यु हो गई है, तो वो 18 साल वाला अप्लाई हो जाएगा। और मान लीजिए मेरी मृत्यु हुई 2040 में, तब 1 मिनट काउंट करने दीजिए। 20 साल मतलब सर फिर 18 साल वाला लागू होगा। यहाँ थोड़ा सा आप चूक कर गए बेटा, वहां पे 30 साल वाला लागू होगा। ओह! सॉरी, हाँ सर, जो ज़्यादा होता है। अब इसको पढ़ लीजिएगा भैया सभी। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन 1940, भैया ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की 1940 में, which is with the direction that the income arising out of the property is to be accumulated till 1970, यानी कि that is 30 years। और वो भाई साहब मर गए 1965 में। The period during which the transfer is alive is more than 18 years, उससे ज्यादा तक समय तक जीवित रहा वो from the date of transfer, but being the longer of the two periods, the direction is valid till 1965. If however the transferor dies in 1950, अगर वो 1950 में मर जाता, the longer period would be 18 years and accordingly the direction would remain valid till 1958। अभी भैया क्लियर है सभी को ये? अभी तो क्लियर। सर एक बार हाँ जी सर एक सर। बार और बता दीजिए। प्राची तू एक तो लेट आती है भैया, नहीं बताऊंगा। सर आज लेट होगी, सॉरी। अरे रैली का काम है भैया तुम्हारे, ये गलत बात है। देखो ये मैंने बताया कि 17 की बात ये कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी की इनकम अगर इकट्ठी की जानी है, कोई प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के समय पर वो डायरेक्शन आप लगाते हैं कि आप उसकी जो इनकम है उसे एक्यूमुलेट करेंगे, तो वो जो डायरेक्शन है 2 पीरियड दिए हुए, उन 2 टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकती। एक तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर और 18 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उससे ज्यादा समय के लिए उस प्रॉपर्टी की इनकम को एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा। केवल 3 कंडीशन उसमें दी हुई है। 3 कंडीशन ये है भैया कि या तो अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेप्ट लिया हुआ, उस डेप्ट को जब तक पूरा ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी की इनकम एक्यूमुलेट की जा सकती है, या अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई पोर्शन ट्रांसफर ने अपने किसी चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए, या किसी रिमोटर इशू के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो उसके अंडर क्लेम करता हो उस ट्रांसफर के अंतर्गत, उसके लिए कोई पोर्शन रख लिया है तब, या ये डायरेक्शन लगाई गई है कि जो प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम है वो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन पे ही खर्च की जाएगी। उस स्थिति में तो वो ज्यादा हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में वो ज्यादा नहीं होगी। ये चीज बताई थी। और इसके बाद भैया आप आ जाते हो सेक्शन 18 पे, ट्रांसफर इन परपीचुटी। 14 में आपने पढ़ा था कि परपीचुअल ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उसका एक देखो एक एक्सेप्शन तो आपने सेक्शन 17 देखा, कह दिया कि भैया कि वट एवर यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। 18 भी ये कह देता है, उस 14 का एक्सेप्शन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पब्लिक बेनिफिट के लिए है, तो उस स्थिति में पब्लिक बेनिफिट के बाद जहां देखते हैं एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, फिर उस स्थिति में वो उसी के अंदर वेस्ट रह जाएगी। अब मान लीजिए क्या, जैसे आप क्या है ट्रस्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट को ट्रांसफर की, और ट्रांसफर करते हुए उसमें ये कंडीशन आपने लगे क्योंकि प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट को ही दी जाएगी और ट्रस्ट के पास ही बनी रहेगी, जो ट्रस्ट ही कोई भी आता रहे, वो प्रॉपर्टी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगा। इस तरीके की आप डायरेक्शन के साथ अगर कभी पब्लिक बेनिफिट के लिए दे रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो आप लगा सकते हैं। जो सेक्शन 18 कहता है द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 एंड 17 शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 17 में कहा कि भैया प्रॉपर्टी की इनकम एक्यूमुलेट नहीं होगी। हाँ कह दिया ठीक है भैया, इतना ही कर लो आप। खैर आगे आप चलते हैं। इसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम ये देखें दो इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, एक होता है कंटिजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ सेक्शन 19 में, और जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है, कंटिजेंट इंटरेस्ट आपका दिया हुआ सेक्शन 21 में। और कंटिजेंट इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर पता होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी पता होगा पता लग जाएगा।
अब वेस्टेड इंटरेस्ट कहता है, देखो अगर इसको आप सीधे सीधे से समझना चाहें तो सीधे वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर वेस्टेड तब होता है जब वो फोर्थ विद ट्रांसफर होता है। फोर्थ विद इन द सेंस, या तो कोई समय अगर डिसाइड किया हो तो उस टाइम पे ट्रांसफर, टोटल इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जाता हो वो, या फोर्थ विद जैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर है तो उसके साथ तुरंत जा रहा है वो, या किसी इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड कर रहा है, जैसे इवेंट होती है या नहीं होती है। अभी जब क्या नाम है 31 से 36 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे हम, उस स्थिति में जाकर समझ में आएगा। उस घटना के होने या न होने पर डिपेंड करता, तो जैसी वो घटना होती है नहीं होती है तुरंत जो वो इंटरेस्ट क्या है वेस्टेड हो जाएगा, अनलेस ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर। अब इसको देख लीजिएगा, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां संपत्ति के अंतरण पर एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड, कोई हित क्रिएट किया गया है इन फेवर ऑफ ए पर्सन, उस व्यक्ति के फेवर में, किसी भी व्यक्ति के फेवर में, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, जहां समय कोई नियत नहीं किया गया है कि इसको कब प्रभावी होना है, और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इज टू टेक इफेक्ट, या कोई शर्त लगाई गई है कि अब कब इसे फोर्थ ट्रांसफर होना है उस समय पर तुरंत, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, तो उस स्थिति में क्या सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, तुरंत वो वेस्टेड हो जाएगा, unless a contrary intention appears from the terms of transfer। लेकिन इसके साथ एक चीज और ये लगाइए, a vested interest is not defeated by the death of the transferee before the obtain his possession। अब देखो क्या, देखो सेक्शन 13 में आपने देखा था एक क्या ना अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफर की बात की थी, where on a transfer of property an interest has been created in favor of a person who is not in existence at the date of transfer, subject to the prior interest created by the same transfer shall not take effect unless and until it is whole of the remaining interest transferred in property। अब यहाँ पर जो अनबॉर्न पर्सन के इंटरेस्ट की आप बात कर रहे थे, वो तुरंत उसका जो इंटरेस्ट वेस्टेड होता है, सेक्शन 20 आपको बताता है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसका इंटरेस्ट वेस्टेड कब होगा, जैसे ही उसके बॉडी का कोई भी पार्ट वोम से बाहर हो जाएगा उसका तुरंत इंटरेस्ट क्या है वेस्टेड हो जाएगा। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन नॉट देन लिविंग, जिस समय वो जीवित नहीं है, ही एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ, उसके जैसे ही वो जन्म लेगा तुरंत वो वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। अब मतलब वेस्टेड से क्या होगा, उसको तुरंत जैसे ही उसने जन्म लिया और जन्म लेने के 1 मिनट बाद तुरंत मर गया, अब उस प्रॉपर्टी का क्या होना है, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं होगी। प्रॉपर्टी क्या है, जिस अनबॉर्न पर्सन के लीगल हायर को प्रॉपर्टी अब डिवॉल्व की जाएगी। अब यहाँ पे एक शब्द है कि अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ए वेस्टेड इंटरेस्ट। अब मान लीजिए अगर आपने कोई माइनॉरिटी की कंडीशन लगाई हो जो आपने सेक्शन 14 में देखी थी तो वो 18 वर्ष तक लेगा, लेकिन अगर आपने माइनॉरिटी की कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो उस स्थिति में उसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाता है। और यहाँ पर ये यही बात कर रहा है, ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, यानी कि जो ट्रांसफरी है, जो अनबॉर्न पर्सन है, उसका इंटरेस्ट डिफीट नहीं होगा खाली इस कारण से कि भैया उसने उसका कब्जा नहीं लिया है, बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन, कब्जा लेने से पहले मर गया। अब भैया कब्जा कहां से लेता, जब जन्म लेते ही 1 मिनट बाद अगर उसकी डेथ हो गई है तो। सेक्शन 19, अब इसके साथ भैया ये देखिएगा आप, देखो इसको एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए, एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड। यहाँ पे इंटेंशन की जब आप खाली जो ना इंटेंशन इस बात से नहीं निकालना शुरू कीजिएगा आप, वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड मेयरली, खाली इस कारण से आप इस बात जो इंटेंशन जब निकालते हैं फ्रॉम ए प्रोविजन वेयर बाय द एंजॉयमेंट देयर ऑफ इज पोस्टपोन्ड, कह दिया कि 18 वर्ष बाद मिलेगी, कोई पर्टिकुलर एज प्राप्त करने के बाद मिलेगी। खाली अगर इस तरीके के इंटेंशन से ये मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई हुई है तो इससे ये इन्फरेंस ये नहीं निकाला जाएगा कि भैया इसका जो इंटरेस्ट है वेस्टेड नहीं हो रहा है, और वेयर बाय ए प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज गिवन और रिजर्व टू सम अदर पर्सन, लाइफ इंटरेस्ट बनाया हुआ है कोई, और वेयर बाय इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टेड टू बी एक्यूमुलेटेड, कि भैया 17 वर्ष तक या 20 वर्ष तक इसकी प्रॉपर्टी की इनकम इकट्ठी की जाएगी अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव, और फ्रॉम ए प्रोविजन दैट इफ ए पर्टिकुलर इवेंट शैल हैपन, या क्या पता लगा ये भैया जब इनके 18 वर्ष उम्र पूरी हो जाएगी या जब ये 10वीं पास कर लेंगे तब इन्हें मिलेगी। अब कंटिंजेंट इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। कंटिंजेंट इंटरेस्ट से समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात जब करते हैं, ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी काम को करना, करने या ना करने के लिए है।
इफ सम इवेंट, यानी कि कोई घटना, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हमने पहले भी बताई थी, तो एक होता एक्ट और एक होता इवेंट। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है जिसके ऊपर कोई ह्यूमन कंट्रोल होता है। जब इवेंट की हम बात करते हैं, इवेंट के ऊपर ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है। ह्यूमन कंट्रोल, जैसे कि पता लगा कि किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ है और उस ब्रिज के अंदर जो ब्रिज में जो ना मटेरियल जो सप्लाई किया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का सप्लाई किया जा रहा है। घटिया क्वालिटी के कारण वो जो ब्रिज है कोलैप्स कर जाता है, तो उस स्थिति में तो ये माना जाएगा कि ये एक्ट है, नेगेटिव है। अच्छी क्वालिटी देनी थी ब्रिज के माल के लिए, अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करना था, लेकिन नहीं किया गया, ब्रिज इसलिए कोलैप्स कर, नेगेटिव एक्ट किया गया। लेकिन जो जिसके ऊपर कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप एक्ट ऑफ गॉड है, विश मेजर है, इस तरीके की जो चीजें स्वयं हावी है, जो अपने आप ही घटित होती है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी काम को करने या ना करने के लिए इफ सब इवेंट, कोई अनिश्चित घटना, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जिसे आप कह देते हैं, कोलैटरल सूट सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के संपार्श्विक है, यानी कि उससे जुड़ी है, उस घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। डज और डज नॉट हैपन, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसे में अब इसको इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000 इफ बी हाउस इज बर्न, यानी कि इंडेबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि भैया अगर घर में कोई नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी, तो आपको कंपनी आपको 50,000 रुपए देगी। अब ये आग लगना या गिर जाना, भूकंप आना, ये क्या है? फ्यूचर इवेंट है। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी में आएंगे। इसी के साथ 32वीं अभी देख लीजिएगा भैया। दो चीजें हैं, एक तरफ आपने जब बात की थी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी कि किसी घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। अब अगर आप होने की बात करते हैं तो आप सेक्शन 32 देखिएगा। सेक्शन 32 कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन जो अनिश्चित घटना है, हैपन्स, यानी कि अगर कोई फ्यूचर इवेंट होनी है, उसके होने के बाद भी किसी काम को या तो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैपन। जब तक वो घटना अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो नहीं जाती है, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। और अगर वो घटना इम्पॉसिबल हो जाती है, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। अब ये इसको आप इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। अब ये पता लगा कि ए ने कह दिया कि बी को, भैया मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेच दूंगा अगर सी मर गया तो। अब जब तक सी मरेगा नहीं, बी को घोड़ा मिलेगा नहीं। सी से पहले ए मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नीचे देख लीजिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी देन व्हेन बी मैरी सी, ए ने बी से कहा कि भैया मैं कुछ 50,000 रुपए आपको दूंगा अगर आप सी से शादी करोगे। अब भैया सी पहले मर गई बिना शादी करी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। शादी कर ली तो उस स्थिति में क्या है? वैलिड होगा। सेक्शन 33 कहता है, 32 में कह दिया किसी घटना के होने पर, और 33 कहता है किसी घटना के ना होने पर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, अगर नहीं होती है तब कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, यानी कि जैसे ही उस घटना का जो ना होना इम्पॉसिबल हो जाए तो वो एनफोर्स कराई जा सकती है, उससे पहले नहीं। अब वो पता लगा कि भैया ना ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुम्हें 50,000 रुपए मैं दूंगा अगर वो जहाज, पर्टिकुलर जहाज नहीं आएगा तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। वो जहाज डूब गया तो भैया पैसे ड्यू हो गए। ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर वापस नहीं आया, द शिप इज सunk, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप इज sink। भैया मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अगर कल बारिश नहीं होगी, अगर नहीं होती है भैया मैं दे दूंगा, अगर हो गई तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन 34 कहता है कि उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में जो किसी व्यक्ति के, किसी लिविंग पर्सन के कंटेक्ट पर डिपेंड करती है। अब इसको आप कैसे देखेंगे? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया अगर आप सी से शादी करोगे तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। अब सी और भी उस्ताद, सी ने डी से शादी कर ली, अब बी सी के साथ कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट, अगर कोई ऐसी घटना, भविष्य में होने वाली जो घटना है जिसके संबंध में कोई कंटिंजेंट
कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, इज द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि कोई व्यक्ति अनस्पेसिफाइड टाइम पे जो है कोई एक्ट करेगा, द इवेंट शैल बी कंसीडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल, तो उस समय पे वो घटना जो है इम्पॉसिबल मानी जाएगी कि हो ही नहीं सकती। When such person does anything, जब वो व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता है which renders it impossible, फिर उसके एक्ट के द्वारा उस घटना को होना ही वो इम्पॉसिबल बना देता है, that he should so act within any definite time, definite क्या पहले definite में भी ना करेगा वो तो, or otherwise then under further contingencies। अब इसका illustration क्या है, A agrees to pay B a sum of money, भैया A ने की 50,000 रुपए दूंगा आपको, किस लिए, B से जो कहा कि अगर आप C से शादी करते हैं, C ने तुरंत D से शादी कर ली सुनते ही, द मैरिज ऑफ B to C मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। हाँ ये बात हो सकता है कि अगर डी मर जाए तब हो सकती हो शादी, लेकिन वर्तमान की सही स्थिति में ये जो घटना है इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो आपने 32 और 33 में देखा, किसी 32 देखा किसी घटना के होने पर डिपेंड करती है, 33 आपने देखा कि किसी घटना के ना होने पर डिपेंड करती है, 34 के देख लिया भैया, और 35 कहता है जो उन घटनाओं के ना होने या ना होने की हम बात कर रहे थे उनके लिए आपने टाइम फिक्स कर दिया है। टाइम फिक्स इन द सेंस when contract becomes void which are contingent on happening of a specified event within a fixed time, यानी कि अगर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने पर डिपेंड करते हैं और वो भी किसी फिक्स समय में, उस समय में हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल है, नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा भैया। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन ए फिक्स टाइम, अगर भैया कल बारिश होगी तो 50,000 दूंगा, ठीक है, विद इन, या भी कहता हूं कि बारिश होगी तो मैं 50,000 दे दूंगा, तो इस समय क्या कोई टाइम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन रीजनेबल टाइम आप दे सकते हैं, उस स्थिति में देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद बारिश होगी तब लेंगे आप मुझसे, रीजनेबल ये है कि हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में या महीने भर में, लेकिन अगर टाइम फिक्स है कि अगर कल बारिश हो जाएगी या 2 दिन में बारिश हो जाएगी तब 50,000 रुपए दूंगा, तो उस स्थिति में क्या वो तब तो एनफोर्सेबल है। अगर 2 दिन में नहीं होती है तो फिर ये उस समय पे अगर विद इन फिक्स टाइम वो नहीं होती है बिकम्स वॉइड एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड, जैसे 2 दिन कंप्लीट हुए भैया जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया, सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, भैया 2 दिन में अगर आपकी गाड़ी वहां से आ गई तो आपका 50,000 रुपए दे दूंगा, और वो भैया जहाज जैसे डूबा था ऐसी गाड़ी पलट गई, आ ही नहीं सकती, तो उस स्थिति में क्या है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब दूसरा ये कहता है कि जब किसी घटना के ना होने की हम बात करते हैं, अगर 2 दिन तक बारिश नहीं होगी तब 50,000 दूंगा, मैंने कह रहा कि 2 दिन में बारिश होगी तब 50,000 दूंगा, अगर 2 दिन में बारिश नहीं होगी तो 50,000 दूंगा। When contract may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time, यानी कि किसी घटना के ना होने पर डिपेंड करते हैं जो फिक्स टाइम में नहीं होनी है। Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen, नहीं होती है within a fixed समय में, may be enforced by law when the time fix has expired, जैसे 2 दिन पूरे होंगे ऐसे ले लीजिएगा आप, and such event has not happened or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen, मान लीजिए जैसे वो गाड़ी पलट गई तो फिर अब 2 दिन में आ ही नहीं सकती है। 36 भी देख लीजिएगा भैया इसके साथ, ये इसका इलस्ट्रेशन आप देख लो, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ए ईयर, 1 साल में आ जाएगा तो ले लो भैया, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन फोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन ए ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन ए ईयर, अगर जल गया कैसे आएगा। ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इन ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर, 1 साल में वापस नहीं आएगा तो ले लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में बी इन फोर्स इफ द शिप does not return within a year or is burnt within a year, अगर चल गया तो ले लीजिएगा। सेक्शन 36 आप देख लो, एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, और भैया ऐसी इवेंट पे जिसको तो आप हो ही नहीं सकती किसी भी स्थिति में, मान लीजिए जैसे आप फ्रस्ट्रेशन में जाके देखेंगे सेक्शन 56 के पैरा 1 में, वहां कोई ऐसा किसी ऐसे काम को करने के लिए एग्रीमेंट किया है जो इम्पॉसिबल एक्ट है, यहाँ पे हम इवेंट की बात करते हैं। इम्पॉसिबल एक्ट क्या है कि भैया अगर मैं तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया अगर आप तारे तोड़ कर ला देंगे तब आपको 50,000 देंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर किसी ऐसी घटना के लिए जो हो ही नहीं सकती है,
घटना के होने या ना होने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो वॉइड होगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी अगर तुम सी से शादी कर लोगे तो 50,000 रुपए दे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था सी भाई साहब जिंदा थे ही नहीं, तो कहां से करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन बी है, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी विल मैरी A's daughter C। अब सी भाई साहब वहां जिंदा नहीं थे, A was dead at the time of the agreement is void। सेक्शन 36 में अब पहला इलस्ट्रेशन कहता है A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should enclose the space। अब भैया दो पैरेलल लाइन आप खींचते रहो, कवर कर ही नहीं सकती किसी भी एक एरिया को जब तक क्या वो चारों तरफ से ना उसको एनक्लोज किया जाए, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब वापस आप आ जाइए भैया, हम 19 देख रहे थे, हो गया 19 20 21। इसका एक्सेप्शन और देख लीजिएगा, जो अभी हमें 21 देखना था, कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट ये कह रहा है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने देख लिया, अब यहाँ सॉरी, where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event। यानी कि किसी अनसर्टेन इवेंट के होने पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई इंटरेस्ट प्रभावी होना है, दैट इज कॉल्ड contingent interest। और if a specified uncertain event shall not happen, या किसी uncertain event के ना होने पर कोई इंटरेस्ट किसी इंटरेस्ट को प्रभावी होना है, इफेक्ट में आना है, तब तो भी वो क्या कहलाएगा, contingent interest। such person thereby acquires a contingent interest in the property। तब उस स्थिति में वो व्यक्ति कंटीजेंट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में एक्वायर करता है, और जैसे ही वो कंटीजेंट जो अनसर्टेन इवेंट होती है उसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाता है, या अनसर्टेन इवेंट नहीं होती है तब उसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाता है। सच इंटरेस्ट बिकम्स ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन ए फॉर्मर केस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जैसे इवेंट हुई, और इन द लेटर यानी कि बाद वाली परिस्थिति में व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। एक्सेप्शन आप देख लो भैया, where under a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age। यानी कि 18 वर्ष का हो जाएगा, या आप ठीक है भैया आपको प्रॉपर्टी क्या है आप ले लीजिएगा, जो माइनॉरिटी की कंडीशन लगाई हुई थी 14 के साथ अपनी, एंड द ट्रांसफरर आल्सो गिव्स हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज। अब पता लगा एज पर कंडीशन तो लगा रखी थी आपने, लेकिन कंटिजेंसी से पहले ये कह दिया कि ठीक है भैया जो इनकम आ रही है वो इसको देते रहिएगा आप। जो इंटरेस्ट वेस्टेड कब होगा, जब ये 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो इनकम आ रही है वो इनके क्या है, पढ़ाई लिखाई और इनके रहन सहन देखभाल में खर्च करते रहिएगा। ये इसका एक्सेप्शन है कि इस तरीके की कंडीशन के साथ भी वो दिया जा सकता है, कि वहां ये नहीं माना जाएगा कि अगर इनकम इसके लिए दे दी गई है तो उस स्थिति में इसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो गया है। Where under a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age। जैसे 18 वर्ष से पूरे होने से पहले अगर दे दिया भैया कि ठीक है इनकम तो इनको मिलती रहे, और डायरेक्ट द इनकम्स और सो मच thereof as may be necessary to be applied for his benefit, उसके बेनिफिट के लिए अगर यूज की जा रही है, such interest is not contingent। अब ये आ जाइएगा भैया Section 22, transfer to member of a class who attain a particular age। कंटिजेंसी की हम बात कर रहे हैं, where on a transfer of property जहाँ किसी संपत्ति के अंतर पर कोई हित क्रिएट किया गया, therein is created in favor of such members only a class। यानी कि पता लगा कि ठीक है भैया राजेश्वर जी आपके जो बच्चे होंगे जैसे जैसे 18 वर्ष पूरी करेंगे उनको एक एक मकान मिलता चला जाएगा। व्यवस्था करते कि राजेश्वर जी जिसके जो मान लीजिए जो जितने भी बच्चे होंगे उनको एक एक मकान पर्टिकुलर जो है 4 मकान मान लीजिए, 4 तो नहीं भैया 2 कर लीजिए, 2 में ही कंडीशन है आजकल,
रोक लगाइए कि दो जो बच्चे होंगे उनके लिए एक मकान ही है और एक मकान ही है, दो मकान इनके दोनों बच्चों के लिए आज ही ट्रांसफर कर दिया, और राजेश्वर जी क्या उसके इंटरमीडिएट हो जाएंगे, और जब मिलेंगे जब वो 18 वर्ष पूरी कर लेंगे, तो उस स्थिति में जब वो भैया 18 वर्ष पूरी करेंगे तभी उनको मिलेगा, जब तक वो 18 वर्ष पूरी नहीं कर लेते। यही अनसर्टेनिटी की बात, इस अनसर्टेन इवेंट की हम बात कर रहे हैं। वेयर एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर ओनली ऑफ ए क्लास एज शेल अटेन ए पर्टिकुलर एज, सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज नॉट अटेन्ड दैट एज, यानी कि जब तक उसे वेस्ट नहीं होगा, जब तक वो एज उन्होंने कंप्लीट ना कर ली हो। सेक्शन 23 देख लीजिएगा, ट्रांसफर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। देखो इसको भैया जो प्रिया है, प्रिया एक बार पढ़ करके समझाएगी। प्रिया देखना भैया क्या लिखा हुआ है ये। Section 23. Transfer contingent on happening of specified uncertain event, where on a transfer of property, an interest therein is to accrue to a specified person if a specified uncertain event shall happen. इसमें से कह दिया गया है कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और उसमें जो इंटरेस्ट होगा इज टू एक्रू टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन को के लिए जो इंटरेस्ट हो रहा है वो तब उसमें माना जाएगा इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन। मतलब अगर कोई स्पेसिफाइड कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाती है अगर, इसमें समझाने वाली बात तो आगे आएगी। एंड नो टाइम इज मेंशन्ड फॉर द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है उस इवेंट के हैपनिंग में, the interest fails unless such event happens before or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to exist। मतलब सर अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट उसका टाइम नहीं दे रखा, कोई बात मैं नहीं, मुझे रुक जाओ एक मिनट। अंजलि बेटा आप बताइएगा। सर इसमें ये है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एंड उसमें एक कंडीशन अटैच्ड है कि अगर ऐसा हुआ तो, और कोई टाइम मेंशन नहीं है कि कभी भी अगर ऐसा हुआ तो ये आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें क्रिएट हो जाएगा, और अगर ऐसा, और जब तक कि ऐसा नहीं होगा तो वो जो कंडीशन स्पेसिफाई करिए ऐसा नहीं होगा तब तक वो आपका इंटरेस्ट में क्रिएट नहीं होगा। ये ऐसे नहीं कह रहा बेटा, ये ऐसे कहता, देखो मैं आपको बताता हूं कि ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, जी ठीक है, और बी से पहले एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट उसमें मध्यवर्ती बना दिया सी को, कि बी को वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा कब, जब वो 10वीं पास कर लेगा या एलएलबी पास कर लेगा। एलएलबी पास कर लेगा, अब क्या है एलएलबी, या ये मान लीजिएगा कि ठीक है भैया मैं आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा मैं आपको एक फ्लैट गिफ्ट करूंगा, तो आपको मेरे जीते जी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ही आपको एक सिलेक्शन ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं, मैं मर जाता हूं, तो ये भैया इंटरेस्ट आपका फेल हो जाएगा। अब इसको दोबारा पढ़िएगा, देखो मैं बताता हूँ। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू एक्रू, यानी कि संपत्ति के अंतर्गत जब हम बात करते हैं ट्रांसफर पर, कोई इंटरेस्ट एक्रू होना है, यहाँ पे अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, इंटरेस्ट एक्रू होगा यानी कि उत्पन्न होगा उसका जो इंटरेस्ट है टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन, यानी कि कोई पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट होगी कि आप सिलेक्शन लेंगे या एलएलबी पास कर लेंगे, एंड नो टाइम इज मेंशन फॉर द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, और उस घटना के होने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया, द इंटरेस्ट फेल्स, वो फेल हो जाएगा, अनलेस सच इवेंट हैपन्स बिफोर or at the time as the intermediate or precedent interest cease to exist। जैसे ही कि जो मैं कह रहा हूं कि भैया मैं दूंगा, या तो अगर मैं मर गया या मेरा ही इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो गया, मेरे इंटरेस्ट को खत्म होने से पहले वो इवेंट हो जानी चाहिए, और अगर इवेंट वो नहीं होती है तो भैया वो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। नहीं आई समझ में किसी की? सर आ गया आ गया ना? जी। ठीक है, अब भैया 24 और देख लेते हैं इसका। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट, ये इसको भैया कुछ पढ़ के बताएगा।
खुश? सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ के समझा दे भैया, ऐसे थक गए आज हम। Whereon a transfer of property and interest therein is to accrue to such of certain persons as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified. The interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to हाँ, exist unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. बिल्कुल, अब समझा दे इसे। सर जैसे अगर किसी आदमी ने उसके बाद उसके दोनों बच्चों में मान लीजिए ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन क्या बोलते हैं कि एक उसके मरने तक नहीं सर, 1 मिनट। अंजलि बेटा, आप समझाओगे? जी सर, जैसे इसमें सर जो इलस्ट्रेशन दिया है इसमें ये है कि मैंने एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि ये आप अपनी जिंदगी भर एंजॉय करिएगा, एंड आपकी जब डेथ हो जाएगी तो ये सी और डी जो सर्वाइविंग है इनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। ये कंडीशन उसमें अटैच्ड है। अब क्या हुआ कि जैसे सी की डेथ तो बी के सामने ही हो गई, तो अब बचा उसमें से सिर्फ डी। तो जब बी की डेथ होगी तो वो ऑटोमेटिकली पूरी प्रॉपर्टी डी के पास चली जाएगी। फिर बेटा 15 का क्या होगा? सर 15 क्या? सेक्शन 15 वाला भी तो था एक, खाली अगर कोई पर्टिकुलर क्लास 2 में दिया गया था तो उस समय 2 बच्चों के लिए दिया गया, एक पैदा हुआ मतलब 2 पैदा हुए तो उनमें से एक मर गया या एक पैदा नहीं हुआ तो केवल एक को आधी गई उस समय पे जब हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे अब एक को सारी कैसे दे रहे हैं हम, ये बताओगे आप मुझे? सर सर क्योंकि एक वही अलाइव है और कंडीशन में सी और डी मेंशन था। हाँ, कुछ समझ में आया भैया? कुछ बताओगे? नहीं सर, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं तो चिंता क्यों कर रहे हो बेटा। देखो, केवल और केवल यहाँ शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। इसको इलस्ट्रेशन पे पहले प्रोविजन देख लीजिए। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज टू एक्रू टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड। ठीक है, यानी कि किसी सर्टेन पर्संस को दिया गया जो सर्वाइविंग होंगे उस समय पर, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम, यानी कि उनमें से अगर पर्संस लिखा हुआ है, अब यहाँ कह रहा है कि उनमें से अगर कोई एक भी है, एज शैल बी अलाइव व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि उससे पहले की जो मध्यवर्ती है उसके जीवन काल में ही, उससे पहले अगर उनके मरने से पहले वो क्रिएट हो जाता है, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्योंकि केवल एक उत्तरजीवी बच रहा था, यानी कि सच ऑफ देम, उनमें से जो भी अलाइव होंगे वो सबको वहां सारा जाना है। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, ए ने बी को लाइफ टाइम प्रॉपर्टी दी, एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी, उसके बाद सी और डी को जानी है पूरी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम, और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, यानी कि या उन दोनों में से जो सर्वाइवर होगा, या तो इक्वली अगर दोनों होते हैं तो दोनों को चली जाएगी, या जो भी सरवाइव करेगा उसको। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी, सी मर गया बी के रहते हुए। ठीक है, अब क्या है, केवल डी सरवाइव, डी बचा, डी ने सरवाइव किया बी को भी, और ध्यान से देखा जाए तो जो इन दोनों में से एक बच रहा था केवल बी का, तो डी सरवाइव बी एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी पासिस टू डी। अब यहाँ पे इसीलिए उसको सारी जा रही है, क्योंकि 15 में तो हम केवल क्लास ऑफ पर्संस की बात कर रहे थे और वहां इंटरेस्ट के फेल होने की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने बात कर रही है सेक्शन 24 में, कोई जो सर्वाइवर होगा उस सर्वाइवर को पूरी जाएगी, और मान लीजिए दोनों ही रहते हैं तो दोनों को आधी आधी चली जाएगी। नहीं, ये बात समझ में अभी भी? नहीं सर। रुको 1 मिनट, कुछ समझ में आई नहीं आई? काफी आ गई सर। काफी से मतलब नहीं है, या तो आती है या नहीं आती है। आ गई।
अंजलि जी सर। आगे भी आ। हाँ जी सर। प्राची तुम्हें नहीं आई अभी? है नहीं सर। देखो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। शाबाश, देखो जूबी को भी आ गई, जूबी बताएगी। जूबी है भी या नहीं है? चलो मैं ही बता देता हूँ इसको, दोबारा इसको देख लीजिए। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां संपत्ति के अंतरण पर एन इंटरेस्ट देयर इन इज टू एक्री, किसी हित को एक्री होना है यानी कि उत्पन्न होना है, टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस, किन्हीं निश्चित व्यक्तियों को, पर्संस लिखा हुआ है, एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड, जो किसी निश्चित समय पर किसी सर्वाइवर होंगे, सर्वाइव करेंगे, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, उस समय पर क्या है कोई टाइम पीरियड उनके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम, यानी कि जो इंटरेस्ट है, जो हित है, उनमें से किसी को भी चला जाएगा, एज शैल बी अलाइव, जो जीवित होगा, सच ऑफ देम, यानी कि अगर पर्संस को दिया हुआ है, कई व्यक्ति को दिया था हित, ट्रांसफर किया गया था, और कोई एक भी अगर जीवित रहा उस समय पर, तो क्या है, शैल बी अलाइव, सारा का सारा उसको चला जाएगा। व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि जो इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट है, जैसे ही वो खत्म होगा और वो उस समय अलाइव होंगे, तो तुरंत उनको सारा चला जाएगा, जब तक कि कोई अन्यथा शर्त, कॉन्ट्ररी इंटेंशन इसमें अपीयर्स ना हो। तो इसका इलस्ट्रेशन ही क्लियर कर देता है। ए ने बी को लाइफ टाइम कोई प्रॉपर्टी दी, और बी के बाद सी और डी को जानी है वो इक्वली, टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम, और उनमें से जो बी का अगर जो है क्या नाम है सर्वाइवर होगा तो उसको, और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, उन दोनों में से जो भी जीवित बचेगा उसको सारी चली जाएगी। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी, सी भाई साहब बी के रहते रहते मर गए, तो अब उनका तो इंटरेस्ट कोई बचा नहीं, क्योंकि वहां लिखा हुआ था इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम, उसको जाएगा कि सच ऑफ देम से मतलब है, यानी कि उनमें से किसी एक को सच गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव, जो जीवित होगा। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी, सी मर गया, डी सर्वाइव करता है बी को, बी के रहते हुए, क्योंकि बी की डेथ डी के सामने ही हुई है, तो बी की मृत्यु पर सारी की सारी प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। भैया यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।